दोस्तों हम कर रहे थे जीएसटी और फिलहाल हम करेंगे रिवीजन जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। और हम लास्ट पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 2। क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 7। ठीक है सर। और जो भी बच्चे मुझे कंटिन्यू मतलब सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फीडबैक सबका ही बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है सर। देखिए सर, इसमें शेड्यूल 2 में जब हम बात कर रहे थे तो पहला हमने वर्ड बात की थी ट्रांसफ़र। ठीक है। ट्रांसफ़र में हमने दो बातें की, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये दो बातें हमने वहाँ पे समझी। और सप्लाई ऑफ गुड्स में भी हमने दो कैटेगरी समझी। वो क्या कहता है आपसे? एक, टाइटल ऑफ गुड्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, टाइटल ऑफ गुड्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था एग्जांपल, मैंने मान लिया फर्नीचर। सर क्या ये लिखना है? बाबू लिख लोगे तो कोई अपराध तो हो नहीं जाएगा, लिख लेना यार, लिख लो। एक चार्टर आपको स्पेशली मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लो, टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइटल ऑफ गुड्स आप दे रहे हो, या फिर टाइटल ऑफ गुड्स तो है, लेकिन प्लस फ्यूचर डेट है। एक फ्यूचर डेट है, कहाँ पे सर? एग्रीमेंट में। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हमने लिया था। मान लो हायर परचेज हो गया, उसमें क्या होता है, एक फ्यूचर डेट हो जाती है कि भाई मैं आपके पैसे तब दूंगा। ठीक है। तो शेड्यूल 2 में क्या सिखाता है, किन शेड्यूल 2 का भी लॉजिक यहाँ पे एक चार्ट में ड्रॉ करके रखो। मेमोरी मैपिंग होती है सर। आप कहते हो ना एग्जाम में रिकॉल नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आप मेमोरी में सेट नहीं करते चीज़ों को। लिंक क्या करो, जितनी बार हो सके रिविजन क्या करो, एग्जाम में डेफिनेटली रिकॉल होगा। अब शेड्यूल 2 आपसे क्या कहता है कि भैया किसको गुड्स माने, किसको सर्विस माने। ठीक है, सप्लाई तो दोनों ही है, लेकिन गुड्स किसे माने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस किसे माने, इन चीज़ों के बारे में शेड्यूल 2 जो है वो हमें बताता है। ठीक है, ओके। अब सर सप्लाई ऑफ सर्विस है सर, ये क्या कहता है? ये कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस में कि भैया हम किसी को गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, और किसी को हम अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हैं। ठीक है, शेयर इन गुड्स। तो मैंने आपको कहा था कि भैया शेयर का मतलब यहाँ वो वाला शेयर नहीं है, यहाँ पे है, मैंने आपको बोला था जय वीरू गब्बर का एग्जांपल देके कि भैया जब ठाकुर गया और गब्बर आया तो उसने बेड पे सोने की उनको जगह दी, बस ये नहीं कहा कि भैया आज से बेड तुम्हारा या बेड को काट के ले जाओ। तो सर इन दो केसेस में हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम राइट टू यूज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राइट दे रहे हैं, ताकि ये इन्हें यूज कर सके। सर अब इन दोनों में अंतर क्या है? सर यहाँ पे हम टाइटल दे रहे थे, गुड्स में हम टाइटल देते हैं, ठीक है, मालिकाना हक। और सर्विस में हम क्या करते हैं? हम सर्विस में उन्हें क्या करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं राइट देकर। ठीक है, ये हमारा क्लॉज 1 था शेड्यूल 2 का। समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर चार्ट बनाया सर, मस्त एकदम। बुक होगी तो आपको और मज़ा आ रहा होगा। बुक ले लेना सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अवेलेबल भी है स्टॉक में फिलहाल, तो आपकी मर्जी है, बट ये आप देखना। और इस पर सर क्वेश्चन है सर चैप्टर 2, चैप्टर 3A और एक 3B है, इनके कंबाइंड क्वेश्चन सर मैंने डाले हुए हैं। MCQ है सर इस पर 30 और 20 के आसपास डिस्कशन बेस्ड जो 4 और 6 मार्क के जो क्वेश्चन है आपके MTP पे, RTP पे, और जो अदर क्वेश्चंस हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस और स्टडी मेट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सर कवर्ड है। नथिंग बिहाइंड दिस बुक, बस इसको रिवीजन अच्छे से करना, वीडियो अच्छे से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पहला प्रोविजन हमने पढ़ लिया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा सर ये क्या होता है। ठीक है सर सेकंड अभी आपने कुछ बताया था। हाँ सर, मैंने आपको ओवरऑल 3 प्रोविजन बताए थे लास्ट टाइम। दूसरा आपसे क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो सर कैसे बात करता है ये बताओ? एक तो देखो, सबसे पहले वो बिल्डिंग के बारे में बात करता है A पार्ट में, और B पार्ट में वो लैंड के बारे में बात करता है। सर चार्ट बनाते रहना, बहुत अच्छा लगेगा, रिवीजन टाइम में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो बिल्डिंग में वो क्या क्या करने के लिए कहता है? कह रहा है आप बिल्डिंग को लीज पे दो, ठीक है, और या फिर आप बिल्डिंग को टेनेंसी पे दो, किराए पे, भाड़े पे, ओके, ईजमेंट पे दो, ठीक है, और लाइसेंस आप दो किसके लिए सर? ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, ओके, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो ये जो प्रोविजन है लैंड एंड बिल्डिंग का, जब आप ये जो भी काम कर रहे हो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं।
माफ़ी चाहूँगा, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। और सर लैंड वाले केस में क्या है, लैंड वाले केस में देखो आपने क्या किया, इसको लीज पे दिया और आपने लेटिंग आउट किया, मतलब किराए पे चढ़ा दिया उसे, चाहे 10 दिन के लिए दो या 50 दिन के लिए दो। अब कोई मतलब कि भागवत कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, अब वहाँ पे उन्हें 10-10 दिन के लिए चाहिए होता है लैंड, ज़मीन। मथुरा वृंदावन में ऐसा बहुत होता है, दे देते हैं। कोई मैच खेलना है दे देते हैं। और कई बार मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को इन्हें एक एरिया चाहिए होता है, सर्कस लगाना होता है, दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए दो, ठीक है, या फिर आप इन्हें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या फिर आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए दो। अब सर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो आपके आज के टाइम में सबको पता होगा, और एक आध वर्ड आपको लग रहा हो कि हमें नहीं पता, तो आप परेशान मत होना, बेशक आप साइंस साइड के हो या कहीं पे हो या वीक बैकग्राउंड के हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल जिंदाबाद, एक आध वर्ड ना समझ में आए तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब चाहिए आप होली करो या पार्टली करो, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया सप्लाई ऑफ सर्विस। सर चार्ट बहुत अच्छा बना रहे हो आप, मजा आ रहा है देख के, थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा तारीफ करनी जरूरत नहीं है, मास्टर करेगा ही, आप चाहे करो या ना करो। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सर, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और मैंने कहा था इसका एग्जांपल लिख लेना जॉब वर्क, और जॉब वर्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके। और इसका एग्जांपल क्या दिया था, आपके पास क्लॉथ था, आपने कपड़े किसको दिए, दर्जी भाई साहब को। दर्जी वो कौन होता है, टेलर होता है जो कि आपके कपड़े सिलता है। अब क्लोथ पे दर्जी ने कुछ काम किया और उसने आपको शर्ट बना के दे दी, तो ये जो शर्ट का काम हुआ है इसे आप कहते हैं जॉब वर्क करते हैं, और इसे सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाता है। तो सर इसी के साथ मैंने आपको पूरा सिखा दिया सर जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब सर बुक पे आने से पहले मैं आपको आज के प्रोविज़न जो है वो भी एक बार पढ़ा दूँ, उसके बाद सर बुक टच कराऊंगा, अंडरलाइन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। देखो सर, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो फोर्थ पेरा है इसका, वो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। आप क्या कर रहे हो, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है सर। बिजनेस एसेट्स में सर दो तरीके से क्लासिफाई करने के लिए कह रहे हैं। एक आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब कब आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे उसके बारे में यहाँ बताया, कब सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे उसके बारे में यहाँ बताया, ठीक है, ओके। अब इसमें ये क्या कहता है, सुनो, सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा सर, हेडिंग एक बार दोबारा से उसका उच्चारण कर लो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। हाँ, बिजनेस एसेट्स दे रहे हैं, तो बिजनेस एसेट्स में सर क्या क्या हो सकता है, सर आपकी मशीनरीज हो सकती है, ठीक है, आपका स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानो, आपको जीएसटी मेरे थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है, हम मानेंगे चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है। जब सर आप क्या करने वाले हो, हम जो असेट्स ऑफ बिजनेस है, जो बिजनेस की असेट्स है, असेट्स ऑफ बिजनेस, या तो हम उसे ट्रांसफर कर दें, या हम उसे डिस्पोज कर दें, परमानेंट खत्म कर दें, ठीक है। और साथ में ये हमारी होगी पहली कंडीशन, ठीक है, पहला पॉइंट कि हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा कर रहे हैं सर, तो ये डायरेक्शन दे रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है ऐसा करने का, डायरेक्शन दे रहा है सर, कौन दे रहा है, पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस चला रहा है वो पर्सन, मतलब जो इसका हेड डिपार्टमेंट है, जिसके पास ये कंट्रोल है, वही कह रहा है कि यार इस एसेट को या तो ट्रांसफर कर दो, यहां से हटा के मेरे घर ले जाओ, या फिर इसको हटा के ए प्लॉट से बी प्लॉट पे ले जाओ, या फिर इसको खत्म कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए टाइम वेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो उसको हटा दो, ठीक है। सो नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दोज असेट्स, ठीक है, मतलब वो असेट्स जो है वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं रही। तो सर इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानोगे, एक बार दोबारा से बताओ, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानेंगे सर, हेडिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस एसेट्स को सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानेंगे, जब भैया बिजनेस की एसेट है, पहली कंडीशन, इसको भी कंडीशन ही मान लो, तो 1 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 3 कर दो, इसे 4 कर दो, और 5th भी एक आएगा, ठीक है।
पहली कंडीशन बिजनेस की एसेट होनी चाहिए, दूसरा आप ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तीसरा डायरेक्शन होना चाहिए किसी भी पर्सन का जो कि बिजनेस का उसके पास राइट है, पावर है, और चौथा सर वो अब बिजनेस का पार्ट नहीं रही वो एसेट, ठीक है, वो गलियां मेरी छोड़ चली। हाँ, और कंसीडरेशन जो है यहां पे लिख लो, जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, मतलब पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो भैया हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अच्छा सर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट को सप्लाई ऑफ सर्विस कब मानोगे, ये भी बता दो सर। ओके, देखो इसके लिए पहली कंडीशन वो आपसे बोलता है डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, जो कि बिजनेस को चला रहे हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस, जो बिजनेस को चला रहे हैं भाई साहब वो, ठीक है। दूसरा, गुड्स जो भी है हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, कि जो हमारे बिजनेस के एसेट है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने चाहिए, मतलब ऑलरेडी वो बिजनेस पर्पस में यूज हो रहे थे, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। थर्ड आप डाल दोगे पुट टू एनी प्राइवेट यूज, आपने उसका अब से क्या किया, प्राइवेट यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। और अदर देन पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का पर्पस नहीं रहा अब आपका, आप उसे किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करने लगे, तो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और सर एक कंडीशन और जोड़ लेना, फोर्थ, कंसिडरेशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता। सर देखो सर, आपका पेपर है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतना अच्छा चार्ट बना के दे दिया सर, अब ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विस कब मानना है। चलो सर इसे बुक के थ्रू पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानते हैं, असेट्स ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, डायरेक्शन है सर किसका, जो पर्सन बिजनेस चला रहा था, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द असेट्स, मतलब कि अब वो असेट जो है हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं रही, ठीक है। और वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन, मतलब आपको पैसा मिलना या ना मिला इससे बातें अफेक्ट नहीं पड़ती, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स के लिए सर मैंने जगह छोड़ी थी, एक दो एग्जांपल लिखवा देता हूँ, वैसे 3 एग्जांपल के लिए छोड़िए, ठीक है। सर एग्जांपल रखते हैं, मान लो गंगू है, ठीक है, गंगू की वाइफ जो थी एक बार गंगू के ऑफिस आई, कहाँ आई सर, ऑफिस। अब वहाँ पे गंगू के ऑफिस में टेलीविजन्स रखे थे सर 50 इंचेस वाले, बड़े बड़े। अब वो गांव से आई हुई थी वाइफ, उसने कहा अरे बाप रे इतना बड़का टेलीविजन रखे हो और घरवा पे एक को नहीं है, हमरे ले चलो सजना। उनका ठीक है, अब वाइफ बोल रहा है नई नई शादी हुई है, बात तो माननी पड़ती है। हाँ, तो एक टीवी इन्होंने क्या की, परमानेंटली अपने घर पे फिक्स करा दी, घर पर टीवी फिक्स करा दी, ठीक है। थोड़ा फनी एग्जाम्पल था, और ये एक्चुअली आपको एग्जाम तक याद रहेगा, फनी चीज़ें हमें जल्दी याद रहती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि घर की टीवी जो थी उन्होंने जाके सेट करा दी, ठीक है। ओके, और सप्लाई ऑफ सर्विस में सर ये यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मान लो एक है अश्विनी महाराज, ठीक है। अब अश्विनी जी की जो शॉप है वो है कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक्स की इनकी शॉप है, उनके बेटे का बर्थडे है, ठीक है, उसका नाम है आशु। अब उन्होंने क्या किया, 100 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो थी वो घर पे मंगवा ली। 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्या की थी, होम कंजम्पशंस के लिए। अब बच्चे का बर्थडे है, अब अपनी दुकान से ही लाएंगे, पड़ोसी की दुकान से तो लाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। सर क्या एग्जाम्पल देते हो आप कितने ईजी वे में, थैंक यू, इट्स माई स्पेशलिटी ड्यूट। ओके गुड। अब क्या हुआ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब भाई साहब रतन टाटा जी, ठीक है, रतन टाटा जी ने एक नई कार लॉन्च की, कार। अब वो एक मतलब कि डोनेशन कर देते हैं कार का। क्यों कर दिया सर,
क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक बच्चे को देखा, उसके पैर नहीं थे, उसको स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, स्कूल पढ़ना उसका था। उनका कि चलो मेरी तरफ से बेटा एक कार तुम्हें गिफ्ट, तो उन्होंने डोनेशन दे दी कार की, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, वो किसके एग्जाम्पल हो गए आपके ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के, सप्लाई ऑफ गुड्स के। सर समझ में आ रहा है, धांसू समझ में आ रहा होगा सर, इतना प्रॉमिस है मेरा, ठीक है सर, बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब बी पॉइंट की बात करते हैं सर। बी पॉइंट क्या कहता है, कहता है वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ये रहा सर सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे है बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कि जो पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। गुड्स हेल्ड और यूज टू द पर्पज ऑफ द बिजनेस, और जो गुड्स थे वो ऑलरेडी बिजनेस पर्पज में यूज होने चाहिए थे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पुट टू एनी प्राइवेट यूज, अपने पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हो, और यूज और मेड अवेलेबल टू द पर्सन फॉर यूज, मतलब आप अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने पापा मम्मी, किसी को भी अब वो जो असेट है वो यूज़ करने के लिए आप दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आप बिजनेस पर्पज़ में उसका यूज़ नहीं रहा, आप उसे पर्सनल पर्पज़ या किसी भी दोस्त यार को दे रहे हो शादी वादी के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मैंने आपको इसका चार्ट पहले ही बना के समझा दिया, ठीक है। और कंसिडरेशन हो या ना हो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और 2 आपको दे रखा है, ठीक है, ओके। अब आप ये बोल दो कि देखो बाइक का शोरूम है, या फिर ऐसे मत बोलो, बाइक का एग्जांपल नहीं लेते। अब आपको एग्जांपल लेते हैं, एक भाई साहब की ना, मतलब एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम है बसंती। अब बसंती आई और मिस्टर एक्स के शोरूम में बहुत सारी ज्वेलरीज रखी है, ठीक है। अब आप सभी को पता है ज्वेलरीज का नाम सुनते ही लड़कियों के मुंह में पानी आता है, और कोई भी बहन इस वीडियो को देख रही हो तो डिसलाइक मत करना, बस एग्जांपल है, ठीक है। अब उन्होंने ज्वेलरी देखी तो उसका बर्थडे था, ठीक है, बर्थडे। अब वो क्या कर रही है, उस असेट को पर्सनल यूज़ के लिए अपनी बेटी को उसने दे दिया, ले बेटी आज तेरा बर्थडे, आज से ये ज्वेलरी तेरी हुई। तो इसमें इस केस में हमने सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे समझा कि यार वो उसे पर्सनल पर्पज़ के लिए दे रहा है, अपनी सिस्टर को दे, किसी को भी दे, पर्सनल पर्पज़ को दे रहा है, तो सर इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में आप ये होमवर्क देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल आप स्टडी मैट से लिखो, वैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो एक बंदे का काम जो है, एक बंदे का काम क्या है कि भैया वो एसी बेचता है, ठीक है। अब एसी सेल करने का काम है उसका। अब वो क्या कर रहा है, अब वो एसी जो है अपने घर में लगा लेता है, वो 10 एसी खरीद के लाया बेचने के लिए, या फिर अपने ऑफिस में लगाने के लिए 10 एसी लाया कि मेरे वर्कर्स हैं उन्हें गर्मी लग रही है तो एसी चला दूंगा तो थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी। बट उसकी वाइफ आई, वाइफ ने कहा यार ऐसा करो 3 जो एसी है वो क्या करो अपने घर पे भी लगा दो, हम सब भी गरीब लोग हैं, हमें भी गर्मी लग जाएगी, फिर अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल है, हमारा कौन ख्याल करेगा। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो वो क्या करता है 10 में से 7 एसी ऑफिस में छोड़ता है, 3 जो एसी है एयर कंडीशन हुआ है वो अपने घर पे लगा देता है, हाउस, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। तो सर एग्जाम्पल्स तो आपको सिमिलर ही लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने के चलने वाली बात है। अब ये देखो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अब इस चार्ट को दोबारा से एक बार पढ़ो, आपको चीज़ें इस तरीके से याद रखनी है। थोड़ा सा लेंथी पॉइंट था, मैंने 20 मिनट ले लिए समझाने में, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। ये कहते हैं सर सप्लाई ऑफ गुड्स का मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस का मानेंगे, और ये मान रहा हूँ आप चार्ट लिख चुके हो। देखो ट्रांसफर, पहली बात तो बिजनेस एसेट होनी चाहिए, दूसरी बात ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए। सर इसमें क्या है, परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोजल है, ठीक है। परमानेंटली यानी गया तो गयो, अब तो गयो, ठीक है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो बेटी है हो सकता है ज्वेलरी कल पसंद आए, 1 महीने 2 महीने यूज़ की वापस ले आए, हो सकता है, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। थर्ड है सर डायरेक्शन होना चाहिए उस पर्सन का जो कि आपको ऑर्डर दे रहा है, कि बिजनेस जो चला रहा है वो ऑर्डर दे रहा है ऐसा करने का। फोर्थ है सर कि भैया अब वो बिजनेस का पार्ट नहीं रहा, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द बिजनेस। और फिर है सर कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और सप्लाई और सर्विस में हमने क्या देखा कि भैया डायरेक्शन होना चाहिए उस बंदे का जो बिजनेस चला रहा है, उसके बाद गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुट टू एनी, मतलब पुट टू प्राइवेट पर्पस और अदर देन पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब आप या तो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अदर देन यानी अपनी बेटी को दे दे रहे हो, या ऐसा कोई भी यूज कर रहे हो जो बिजनेस पर्पस में नहीं आता। और बिजनेस पर्पस क्या होता है, डेफिनेशन हमने प्रीवियस पार्ट्स में सीख लिया ऑलरेडी। कंसिडरेशन हो या ना हो यहाँ जरूरी नहीं है। सर पहली बात एक चीज और बताऊं, कई बार पढ़ते समय ना आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स आने का मतलब ये नहीं है टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, और डाउट्स आने का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन डाउट्स जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी का एक
रिफ्लेक्शन होता है कि आप कुछ और जानना चाहते हो। तो उसके लिए सर वेट करना रिवीजन का मेरे लिए पॉसिबल होगा। वैसे भी बहुत सारे टीचर्स डालते हैं, अगर सबने डाल दिया तो अच्छी बात, वरना मैं अपने बच्चों को तो करवाता ही हूँ जो टॉप 50 वगैरह वाले, टॉप 20 वाले। तो मैं आपके लिए भी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस बार मैं जैसे ये वाइट ब्लैक स्क्रीन पे वाइट और ये कलर पेंसिल्स यूज़ कर करके आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसे मैं आपके लिए क्या करूँगा, एक रिवीजन डाल दूंगा। मेरे से ही आपने सीरीज चेक की है तो मैं ही डाल दूंगा, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ। तो एक रिवीजन डाल दूंगा, एक अमेंडमेंट का डाल दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं रिवीजन नहीं चाहिए, बस अमेंडमेंट चाहिए। तो इसलिए मैं 2 पार्ट को अलग अलग रखूँगा। और बाद में लास्ट टाइम है, मतलब RTP MTP आने के बाद तो हम पूरा आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो उस समय भी आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर होंगे। और कुछ जो डाउट्स जो दिमाग में आ रहे हैं वो सर तब होंगे जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको रियल इनका समझ में आएगा ये कहाँ सॉल्व होते हैं। तो परेशान मत होइएगा अगर डाउट आ रहे, डाउट आना लाइफ में अच्छी बात होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए सर, क्योंकि कुछ जवाब समय के हिसाब से मिलते हैं। हर वक्त सारे जवाब मिल जाए जरूरी नहीं होता, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी कॉपी में डाउट रखिए, और कभी भी लाइफ में देखना, अगर आप क्वेश्चन अच्छा रखोगे तो जवाब भी आपके पास अच्छे अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। गुड। अब सर मुझे एक पॉइंट पढ़ाना था, ये वाला, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये क्या कहता है, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, ठीक है। अब ये टैक्स, ये सीज का मतलब क्या है, मतलब वो बंदा ही नहीं रहा या टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। सर दोनों हो सकता है, उस पर्सन की डेथ हो गई हो, या फिर वो अपने आप को अनरजिस्टर करवा रहा हो। अनरजिस्टर मतलब GST में तुझको छोड़ चला, GST छोड़ने की बात कर रहा हो, ठीक है। या फिर अब वो कह रहा है कि भाई मैं पहले 40 लाख की सेल करता था, अब 2-4 लाख की करता हूँ, तो GST पे क्यों काम करूँ, विदाउट GST काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है, तो आपको परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, आगे वो क्या कहता है आपसे, ये कह रहे हैं एनी गुड्स फॉर्मिंग और पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, मतलब जब वो अपना बिजनेस चला रहा था तो उसने कुछ एसेट्स खरीदी होगी, कुछ मशीनरी खरीदी होगी, कुछ गुड्स खरीदा होगा। तो जब वो बिजनेस बंद करेगा, चाहे उसकी डेथ की वजह से बंद हुआ, या फिर अनरजिस्ट्रेशन होने की वजह से बंद हुआ, या फिर गवर्नमेंट ने कह दिया ताला लगाओ तुम्हारी दुकान इलीगल है, तो जब भी ऐसा हो रहा है तो चाहे वो उन सामान को तब तक बेच पाया हो या ना बेच पाया हो, हम इसे सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। चाहे आपका बिजनेस चल रहा हो या बिजनेस बंद हो रहा हो, हम उसको कहेंगे कि भैया अब आपने सप्लाई कर दी। बेशक क्लोजिंग स्टॉक में आपकी मशीनरी पड़ी है, लैपटॉप पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, हम सबको क्या मान लेंगे, आपने सप्लाई कर दिया है, और सब पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलेगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अनलेस के लिए एक्सेप्शन भी लिख लेना, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि हो सकता है आप अपना बिजनेस जो है ट्रांसफर कर दो गोइंग कंसर्न बेसिस पे किसी दूसरे पर्सन को। हो सकता है आपके चाचा ताऊ का लड़का हो, कोई आपकी फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका भाभी भैया दोस्त यार चाचा, वो कह रहा है भाई तू तेरे बस की नहीं है तो मुझे दे दे, या डेथ हो गई है तो हो सकता है लीगल हायर को मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, जिससे आप पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्यों है, क्योंकि आप उसे खुद से जानते हो, आप जानोगे नहीं तो दोगे कैसे। तो अगर आप उसे बिजनेस दे दो तो आपको GST में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। इस पर केस स्टडी बन सकती है सर, ध्यान रखिएगा, ये MCQ बेस्ड नहीं है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर केस स्टडी बनाई जा सकती है, प्रोविजन अच्छे से याद रखिएगा, 5 स्टार यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। गुड, ओके। तो इसके लिए सर 2 एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको। अब मान लो सर ठाकुर का नाम लेते हैं, ठीक है। ठाकुर ने क्या किया, मशीनरी बनाई थी, उसके हाथ तो है नहीं, आप सभी को पता है, 16 मूवी देखी होगी आपने। अब हाथ नहीं है, उसने जूस मिक्सर बनाया, उसने जूस पीने का बड़ा शौक है, तो लात से ही फिंगरप्रिंट, मतलब कि अपने लात जो अंगूठा होता है, लात का अंगूठा, उससे ही वो दबा देता है, तो फिर वो मशीनरी चालू हो जाती है। तो उसने मान लो 5 लाख की मशीन मंगाई थी, ठीक है। अब वो क्या करता था, खुद भी जूस पीता था, गाँव वालों को, रामगढ़ शायद नाम था उसके गाँव का, वो उनको भी जूस पिलाता था, ठीक है। अब आफ्टर 2 ईयर ठाकुर कह रहा है यार अब मैं जूस वूस नहीं पिला रहा, अब मैं भैंस डेयरी खोलूंगा, मैं ये बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। या फिर कोई भी पर्पस हो सकता है, ठाकुर कह रहा है भैया अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मेरे से और काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जय वीरू चलेगा, अब क्या करूंगा मैं अकेला, गब्बर भी मर गया, पर्पस खत्म, तो अब क्या जूस पी के, टॉनिक पी के, प्रोटीन पी के मैं बॉडी बनाऊँ। तो क्या कहता है 2 साल बाद इस मशीन को बेचता है, बेचने की सोचता है, तो कहता है यार बेच भी रहा हूँ तो बिजनेस क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई गाँव में उससे वो मशीन खरीद नहीं रहा, वो रखा हुआ है मशीनरी को, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, भाई ठाकुर साहब हम क्यों खरीदे। उसने कहा चल कोई मत खरीदो यार, यहीं पे रहेंगे, ये रामलाल जो है वही अपना पीता रहेगा, मैं जा रहा हूँ बिजनेस छोड़ के। तब तक GST वाले आए,
मैंने कहा सर जी बिजनेस क्लोज करोगे तो ये जो 5 लाख पे आपने लिया है ना, इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हम मान लेंगे कि आपने सेल किया। अरे मैंने तो किया ही नहीं, कोई तो खरीद ही नहीं रहा इतनी महंगी मशीन। सब कह रहे हैं सर क्या बंद मत करो, इसी बहाने आप जूस वूस भी पिलाते थे हमें भी थोड़ा सा फायदा हो जाता था प्रोटीन। तो बट नो इफ नो बट, ठीक है, जीएसटी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। आपने बेची नहीं बेची हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम इसे बिजनेस पर्पस मानेंगे और हम आपसे इस पर जीएसटी यूज करेंगे, ठीक है, जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी वसूल करेंगे। ओके ठीक है। अब मान लो एक केस ये हो गया, बी केस में नटवर लाल नाम रखते, ठीक है। अब नटवर लाल बिजनेस चला रहे थे, मेरी तरह वो बुक्स लिखते थे, ठीक है। भगवान की दया से मेरी बुक्स बिक गई, नटवर लाल जी की डेथ हो गई गम में, क्योंकि मेरी बिक रही है, ठीक है। अब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनके पास स्टॉक बचा था, 5000 किताबें बची थी, 700 के हिसाब से बिक रहे थे। तो सोचो 5000 इंटू 700 कितना होगा, ये 50 लगा दो सर आप, ठीक है, 35 लाख होते हैं। तो अब 5000 किताबें मतलब 35 लाख होता है। अब गवर्नमेंट कह रही है वो मर गए तो मुझे इससे क्या, मुझे इस पर जीएसटी चाहिए। अब सबने बोला नटवर लाल तो जिंदा ही नहीं है, खत्म हो गया, अब तो जीएसटी का केस ही खत्म होना चाहिए, मरने पे भी आओगे जीएसटी लेने। तो उसने कहा सर हम उसके मरने पे जीएसटी थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो जो स्टॉक बचा है उस पर मांग रहे हैं। अच्छा, तो इस केस में भी जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे डेथ हुई हो चाहे अनरजिस्टर्ड हुआ हो। ठाकुर जी क्या हो रहे हैं, अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दुनिया तेरी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में तो रहूंगा बट जूस वूस का काम छोड़ रहा हूँ। इस केस में जीएसटी जो है भाई साहब को माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि देना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस क्लोज करो या अनरजिस्टर्ड करो, ठीक है। 2 एक्सेप्शन है, वो जय वीरू को दे दे। जय वीरू कौन है, जय वीरू वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, गोइंग कंसर्न बेस पे अगर ठाकुर का कोई लड़का जिंदा होता, ठीक है, या फिर नटवर लाल का कोई लड़का जिंदा होता तो वो उसे दे सकते हैं आगे कि भाई तुम चला लो, मेरे बुढ़ापे हो गया, मैं बिजनेस साहब नहीं चलाऊंगा, ठीक है सर। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं और इसका एक पार्ट सी भी आएगा सर। पार्ट सी में हम 5th क्लॉज की बात करेंगे, ठीक है, और 5th क्लॉज करवाने से पहले मैं पूरा रिवीजन करके दूंगा सर आपको इस क्लॉज का। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सर, इसलिए मैं टाइम लगा भी रहा हूँ, वरना मुझे पता है 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन टाइम देना है इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन हम 5-7 मिनट रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू सर। अपने फ्रेंड्स में भी लिंक को शेयर कीजिएगा, मतलब वीडियो को, और सबको बोलिएगा भाई साहब फ्री में, फ्री वर्ड गलत होता है, मतलब इस तरीके से पढ़िए कि उन पैसे को बचा के मम्मी पापा को कोई गिफ्ट दे देना, ठीक है। फ्री कुछ नहीं होता, आपका भी हार्डवर्क लगता है ये सर, बस यही है, मम्मी पापा के पैसों को गलत मिसयूज मत करना। कहीं बोलो पापा क्लास तो हम ले रहे हैं और गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट पकड़ा दिया, ऐसा कोई गलत काम मत करना। क्लास कर रहे हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरी बुक ले लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के पैसे को वेस्ट मत करना। कहीं बोल दो क्लास ले रहे हो और फ्री में मतलब करके और पैसे का मिसयूज़ करो। सर पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, उन्हें 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है सर, तो उनके एक रुपए को वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना, उस पैसे का अच्छा यूज़ करना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ के, कुछ अच्छा यूज़ करके, और माँ बाप पे सर, माँ बाप को आपको देना है ना तो गर्व फील कराओ। गर्व का मतलब होता है प्राउड, कि वो कह सके कि ये देखो ये हमारा लड़का, ये हमारी बेटी है। और आप ऐसे काम मत कर दो कि उन्हें लाइफ टाइम आपका नाम लेने से भी डर लगे कि यार किस बेवकूफ़ को पैदा कर दिया। तो उन्हें प्राउड फील कराना है तो सर थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क जरूर करते रहिएगा। कि देखो सक्सेस की जो की है उसका सिंपल सा रूल है, वो है हार्डवर्क। चाहे आप वो मनी पर्पस के लिए करो, विदाउट मनी पर्पस के लिए करो। जिन लोगों को अपने काम से प्यार हो जाता है वो विदाउट मनी पर्पस, विदाउट लॉजिक्स, विदाउट किसी भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के वो काम करते हैं। तो सर काम आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेजेंड बनना है, और लेजेंड वही होता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है। और सर एक छोटी सी बात, फिल्मों भी सुनी है, किताबों में पढ़ी है कि यार 100 साल की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब मरने के बाद कोई भी एक आपको याद ना करे। इससे अच्छा 10 साल ही जियो, लेकिन लाइफ टाइम लोग आपको याद रखें, कुछ ऐसा काम करके जाओ, ठीक है सर। बहुत लेक्चर दे दिया, सत्संग खत्म करते हैं, प्रवचन बाबा वीएम मिश्रा जी का। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।